अपने जीवन की किसी भी असफलता के लिए स्वयं को या किसी अन्य को कभी दोष ना दें, क्योंकि हमारा कार्य केवल कर्म करना है और उसके प्रति जो हमें फल प्राप्त होगा वो हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हो सकता है जो हम चाहते हैं और जो हमें मिल रहा है उसी में हमारा भला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 अप्रैल में प्रस्तावित है। अभी कुछ समय पहले ही एलटी का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत लोगों को सफलता और कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी। तो मैंने जो प्रथम में पंक्तियाँ बोली उनका संबंध उसी अवस्था से है। देखिए, कभी भी आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उस क्षण में या उस समय पे रुके ना रहें, आगे बढ़ें और जीवन में सिर्फ अपने कर्म के प्रति ध्यान दें। तो इसी कर्म को और सुचारू तथा और गति से बढ़ाने के लिए जो सामान्य हिंदी 20 अंक के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे ला रहे हैं, आज इसका भाग 6 है। आशा करती हूँ आप सभी हर प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और उसकी डिटेल नॉलेज के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, प्लेलिस्ट में जाकर आप समास है, संधि है या वर्ण विचार है, उन सभी से संबंधित डिटेल वीडियो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये केवल हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम नए से नए प्रश्नों को पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर संकलित करते हैं और आप सभी अपने ज्ञान के अनुसार इसको हल करते हैं। और आप सभी इसको हल करें और अपने ज्ञान का आकलन करें, यही मेरी आपसे विनती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या प्रकाथन। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकथन। ठीक है, अब प्राकथन का अर्थ क्या होता है? प्राकथन का अर्थ होता है भूमिका या प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपसे मीनिंग आ जाए तो इसका अर्थ होता है भूमिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। अगर हम यण संधि की बात करें तो स्वागतम का विग्रह क्या होगा? स्वागतम का विग्रह होगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। ठीक है, अब इसके अन्य उदाहरण भी हैं क्योंकि यण संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण है इसकी, जैसे अन्वेषण का कई बार आता है ना। अन्वेषण का अर्थ भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, आविष्कार। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा अनु, अनु प्लस एषण। ठीक है, एषण का अर्थ होता है इच्छा। अनु प्लस एषण, ये भी यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार एक और है अन्वय, अन्वय। अब अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस अय। ठीक है, ये मैं वो बता रही हूँ जो कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। एक अन्य और बताती हूँ, जैसे आद्यंत, आद्यंत। ठीक है, आद्यंत का विग्रह क्या होगा? आदि, आदि प्लस अंत। और ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण हैं यण संधि के। ठीक है, तो स्वागतम में संधि का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्रव प्लस अण, श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अण या श्रव प्लस अन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रव प्लस अन। और इसमें संधि कौन सी है? अगर ये इसका संधि विच्छेद है तो उसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है अयादि संधि। इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रव प्लस अन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अगर हम कौन सा उपसर्ग लगाएं आचार के ऊपर कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए? देखिए, दुर अगर हम आचार के ऊपर लगाएंगे तो बनेगा दुराचार, अति के ऊपर लगाएं तो बनेगा अत्याचार, निर के ऊपर लगाएं तो बनेगा निराचार, अन के ऊपर लगाएं तो बनेगा अनाचार। ठीक है, पहले हम समझते हैं दुराचार का अर्थ क्या होता है। दुराचार का अर्थ होता है बुरा आचरण।
निराचार का अर्थ होता है आचारहीन, मतलब जिसमें आचरण ही नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है। और अनाचार का अर्थ होता है अभद्र व्यवहार या अभद्र आचरण। जबकि हमें यहाँ पर समझना है कि किसका अर्थ जुल्म हो जाता तो वो होता अत्याचार, अति उपसर्ग लगेगा तो बनेगा अत्याचार। ठीक है, तो आपको मैंने दुराचार का भी बताया, निराचार का भी बताया और अनाचार का भी बताया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जुल्म हो जाता है जिस उपसर्ग को लगाकर आचार शब्द के अगर हम पहले अति लगाएंगे तो अत्याचार होगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म करना। कहते हैं ना अत्याचार किया, जुल्म किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में, अब आपको पहले बता रखा है उपसर्ग और प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रथम में लगते हैं और प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगा होगा, तो धू तो है नहीं, ये प्रथम में लगा है। धुंध एक मूल शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है, तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ला। यही प्रत्यय है, धुंध मूल शब्द है और ला प्रत्यय है। ठीक है, यह इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कवियों में श्रेष्ठ का सही सामासिक पद और समास क्या होगा। कवियों में श्रेष्ठ का सही सामासिक पद का मतलब होता है उसको श्रेष्ठ कवि बोलेंगे, कवि श्रेष्ठ बोलेंगे, सुकवि बोलेंगे या कवि श्रेष्ठ बोलेंगे। और साथ में समास भी दिया है कि अव्ययभाव समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे या फिर सुकवि का तत्पुरुष या कवि श्रेष्ठ का द्वंद्व समास। तो कवियों में श्रेष्ठ का सही सामासिक पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कवि श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ तो कौन सा समास है, तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो सामासिक विग्रह भी आपके सिलेबस में दिया है, केवल समास नहीं दिया है, समास विग्रह भी दिया है, तो उसके अनुसार एक प्रश्न का निर्माण था। इस प्रकार आप प्रश्नों का संकलन ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन, अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो होगा तन और मन और धन। तो आपको पहले ही बताया है मैंने, देखिए अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्या होता है। अगर हम तीनों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई समास नहीं है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब ये योजक चिन्ह के स्थान पर और या आए, तो यहाँ पर देखो तन और मन और धन, तन या मन या धन, तो दोनों आ रहे हैं। इस योजक चिन्ह के स्थान पर जब ये आता है विग्रह करके तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आश्विन शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, यानी कि आश्विन कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है आश्विन, आसीन, आसीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आसीन। तो आश्विन का, ठीक है, तद्भव शब्द क्या है, आसीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। उत्साह तद्भव है, उछाह तद्भव है, उलूक तद्भव है या उपवास तद्भव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। देखिए जो उछाह शब्द है, ये अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तत्सम, तत्सम है, तद्भव की पहचान हमें करनी है, तद्भव शब्द की हमें पहचान करनी है। तो उछाह शब्द जो है यही एक तद्भव है। और ये जो तद्भव है ये किसका तद्भव है, उत्साह का तद्भव है। यानी कि उत्साह तत्सम है और उछाह उसका तद्भव है। यानी कि उलूक भी तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, उल्लू। और उपवास का तद्भव क्या होता है, उपास। उपवास का तद्भव क्या होता है, उपास। ठीक है, और उलूक का तद्भव होता है उल्लू। उछाह तद्भव शब्द है किसका, उत्साह का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर केवल एक ही उछाह जो था ये तद्भव था, बाकी सारे उत्साह, उलूक, उपवास ये तत्सम शब्द थे। और उत्साह का तद्भव होता है उछाह, उलूक का तद्भव होता है उल्लू, उपवास का तद्भव होता है उपास। ठीक है, मैंने एक प्रश्न में कई प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया है, आप समझ रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है तद्भव शब्द की पहचान अगर हमें करें तो उछाह है और उछाह का तत्सम होता है उत्साह, जो मैंने ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिया का तत्सम शब्द क्या होगा। दिया, ठीक है, दीप, दीपक किसी से बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दीप, दिया, दीपक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, दीपक। दिया का तत्सम शब्द क्या होगा? दीपक। और दीपक का तद्भव शब्द क्या होगा? दिया। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर तरीके से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कुटुंब है, कुम्हार है, खीर है या कुटुंब है? तत्सम शब्द की पहचान हमें करनी है, यानी कि कुछ इसमें तद्भव है और एक इसमें तत्सम है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुटुंब। और कुटुंब अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या है? कुटुंब। कुटुंब इसका तद्भव है। कुम्हार का अगर मैं तत्सम की बात करूं, कुम्हार, क्योंकि यहाँ पर कुम्हार क्या है? तद्भव है ना। देखिए समझिए अच्छे से, तत्सम शब्द की पहचान करनी है तो तत्सम केवल एक है और वो क्या है? कुटुंब है। कुटुंब का तद्भव कुटुंब है और कुम्हार भी तद्भव है, तो कुम्हार का तत्सम मैं आपको बता रही हूँ कुंभकार। कुंभकार। और ऐसी खीर का मैं आपको तत्सम बता रही हूँ शीर। समझ में आया? आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न था तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तो कुटुंब तत्सम है और कुटुंब का तद्भव कुटुंब है। कुम्हार का तद्भव कुंभकार है। खीर का तद्भव तत्सम तद्भव क्या है? कुटुंब एक तत्सम शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है और बाकी तद्भव हैं, तो इनके तत्सम मैंने आपको बता दिया, ये है, कुम्हार का कुंभकार है और खीर का शीर है। आपको अधिक ज़्यादा समझाने में मैं ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बादल। बादल के कुछ अन्य पर्यायवाची भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। अन्य है घन, जलद, ठीक है, जलद है, नीरद है और पयोद है। ये मैंने आपको किसके बताए पर्यायवाची? बादल के। समझ में आ रहा है? किसके बताए? बादल के बताए। अगर हम बात करें कमल, कमल के पर्यायवाची याद रखिए, जलज, 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 ठीक है, और कज और पंकज और नीरज, ठीक है, नीरज। ये तो आपको इजीली पता होंगे। और अगर हम किसकी बात करें? चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के हैं सोम, सुधांशु, विधु, मयंक। बिजली की बात करें, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। ठीक है, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, ये इसके हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे जलद, जहाँ पर जलद लगेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। लेकिन जलज लगेगा तो वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। ऐसे ही नीरद बादल का पर्यायवाची, नीरज कमल का पर्यायवाची। इस बात का ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दाड़िम नहीं है, दंत नहीं है, दसन नहीं है, रदन नहीं है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दाड़िम दांत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दंत, दसन, रदन ये सब दांत के पर्यायवाची हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन्यासी शब्द का विलोम होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। अगर हम राजा का विलोम कहें तो क्या होगा? रंक या प्रजा होगा। ठीक है, या तो रंक होगा या प्रजा होगा। भोगी का विलोम होगा योगी, भोगी का विलोम योगी। और ब्रह्मचर्य का विलोम होगा व्याभिचारी, व्याभिचारी। ये किसका विलोम है? ये ब्रह्मचर्य का विलोम है। ठीक है, राजा का रंक, भोगी का योगी, गृहस्थ का सन्यासी, ब्रह्मचर्य का व्यभिचारी। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20, सर्वाधिकार एकाधिकार का विलोम होगा। अनेकाधिकार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिकार होगा। अगला प्रश्न है, युयुत्सु। युयुत्सु का अर्थ क्या है? जो आपके लिए सिलेबस में है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वहाँ से मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। युयुत्सु का क्या अर्थ है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युद्ध का इच्छुक को हम क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। अगला प्रश्न है, आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आशातीत। आशा से बहुत अधिक अगर प्राप्त हो तो उसको क्या कहते हैं? आशातीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, गलत, यह मेरी पुस्तक हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगर है, देखिए एक बात याद रखिए, है और है में अंतर होता है। एक होता है और एक होता है। इस है का प्रयोग सम्मान देने के लिए और बहुवचन के लिए होता है। तो हम यहाँ पर सम्मान देने के लिए श्री कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, तो ये सही है। तो हमारा आंसर यही है,
ठीक है। अगर हम देखें बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं है, बंदूक एक अस्त्र है। देखिए अस्त्र और शस्त्र आप जानते हैं, शस्त्र जिसको हम पकड़ के चलाते हैं युद्ध में, ठीक है, और अस्त्र होता है जिसको हम फेंक के चलाते हैं। बंदूक को हम पकड़ के नहीं चलाते, उसको जैसे उसका ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक की गोली फेंक के जाती है। तो बंदूक एक अस्त्र है, ना कि शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं, पीते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है हम्मीर हठ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनूठी आन, झूठी शान, जिद करना या हठी होना। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनूठी आन को क्या कहते हैं? हम्मीर हठ कहते हैं। इस बार मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का यहाँ पर संकलन किया है, आप सभी प्लीज़ कमेंट करें, मोटिवेट करें। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, काठ की हाणी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसके लिए लोकोक्ति क्या है? काठ की हाणी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। एक प्रश्न जहाँ पर हम बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए एक बार और। तत्सम शब्द की पहचान करनी थी, तो तत्सम शब्द कुटुंब था, ठीक है, और तत्सम का इस कुटुंब का तद्भव था कुटुंब, ठीक है। कुम्हार का मैंने आपको क्या बताया? तद्भव, तत्सम बताया, ठीक है, तत्सम बताया, क्योंकि ये तद्भव है ना, तो कुम्हार का जो तत्सम था, ये तत्सम शब्द एक ही है ना इसमें, तो ये बाकी तद्भव हैं। तो कुम्हार का तत्सम क्या बताया था? कुंभकार, और खीर का क्या बताया था? शीर, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बताते बताते कभी हम ही बातों में अटक जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द की पहचान करनी थी, कुटुंब सही था, समझाते समझाते हम बार बार समझा रहे थे, तो कुटुंब का तद्भव होगा कुटुंब, कुम्हार का मैंने आपको बताया था कुंभकार, और खीर का मैंने आपको बताया था शीर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अप्रैल में आपकी परीक्षा है, तब तक हम बहुत अच्छे इसमें सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की करंट अफेयर की वीडियो भी मैं इसमें आज अपलोड करूँगी, और साथ ही जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है, उत्तराखंड से भी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, तो उसको भी आप देखें और अपने ज्ञान का आकलन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।